जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज इस वीडियो में हम सभी देखने जा रहे हैं इवोल्यूशन अपना एक सीरीज है जिसमें बेसिकली हम सभी जानते हैं किसी भी वस्तु, किसी भी सामग्री के पूरी जर्नी के बारे में कि कहां से कैसे उसका ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलपमेंट हुआ और आज के समय में वो कहां तक पहुंचा है, क्या उसके यूजेस हैं। तो आज की कहानी कॉटन के बारे में। कॉटन, जैसा कि आप सामने ये देख रहे हो, कॉटन एक ऐसा चीज है जिसके बिना जीवन अधूरा है। आप सामने से ध्यान से देखो, ये महज एक रुई आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये जो रुई है बड़ा कमाल का चीज है। इस कॉटन से, इस रुई से ही कपड़े बनते हैं। आप जो देख रहे हो मैं पहना हूं, ये भी कॉटन, आप भी पहने होगे कॉटन। ये कॉटन से हमारा जो रिश्ता है ना, हम मानव जाति का, वो काफी पुराना है। आदि अनादि काल से ये अपना संबंध बना हुआ है। तो सवाल, ये संबंध शुरू कैसे हुआ? ऋग्वेद में भी हमें इस कॉटन का जिक्र दिखता है, हमें रामायण में भी इस कॉटन का जिक्र दिखता है। जब रावण हनुमान के पूंछ पर आग लगाए थे तो बहुत ढेर सारा कॉटन बांध दिए थे। उसके बाद उसमें आग लगा दिया और उसके बाद तो पूरा जग जाहिर है कि हनुमान ने क्या किया, बजरंगबली महावीर हनुमान ने पूरी लंका का ही दहन कर दिया। वो सारा चीज हुआ बिकॉज ऑफ कॉटन। इस कॉटन का सबसे पहला एविडेंस भारत में जो हमें मिलता है वो मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 2600 बिफोर क्राइस्ट का, यानी 2600 ईसा पूर्व का सिविलाइजेशन है। और उस वक्त ये पाया गया कि उस वक्त लोग कॉटन को सिल्वर वेसल में, यानी चांदी के बर्तन में रखा करते थे। इससे साफ समझ में आता है कि उस वक्त कॉटन का वेटेज कितना अधिक होगा कि लोग चांदी के बर्तन में कॉटन रखा करते थे। तो आप समझ सकते हो यहां पर से कि ना कॉटन कितना अधिक उस वक्त वैल्यूएबल था। लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में, यानी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के टाइम पीरियड में, लोग उस कॉटन को पहले ट्रीटमेंट करते थे, उसे डाई करते थे, कपड़े बनाते थे, कपड़े पर पशु पक्षियों का आकृति उकेरते थे और उस कपड़े को लपेट कर पहनते थे, यानी सिल करनी। जैसे आप जो हम सभी जो कपड़े पहनते हैं वो सिला हुआ होता है। जैसे आप ये टी शर्ट देखो, ये सिला हुआ है। आप जो भी कुछ पहने होंगे वो सिला हुआ है, सुई धागे से सिला हुआ है। ये काफी बाद के वक्त में आया। ये तो अरब के जो व्यापारी थे वो लेके आए भारत तक। यानी अरब में सबसे पहले कपड़ा सीने का जो कल्चर है, जो आइडिया है, वो डेवलप हुआ। उसके पहले तक लोग जो है सिले हुए कपड़े के बजाय लपेट कर पहनते थे, जैसे साड़ी, धोती, चादर, कंबल, ये सारी कुछ। कॉटन का जिक्र हमें और एक जगह मिलता, कहां? तो ग्रीक हिस्टोरियन थे हेरोडोटस 400 बिफोर क्राइस्ट में किताब लिखे, पर्सिपल्स ऑफ द एरेथियन सी। और इस किताब में हेरोडोटस बताते हैं कि जब ग्रीक के व्यापारी, ग्रीक के लोग भारत को गए तो भारत में उन्हें पेड़ों पर फल के बजाय ऊल, यानी ऊन उगा हुआ दिखा। लेकिन वो ऊन नहीं था, वो कॉटन था। बाद में उन्हें पता चलता कि उस पेड़ में वो उगे हुए ऊल अर्थात कॉटन का जो क्वालिटी है वो वर्तमान के ऊन से, यानी उस वक्त के ऊन से कहीं अधिक बेहतर है। और शायद इसी कहानी की वजह से अलेक्जेंडर भी 300 बिफोर क्राइस्ट में भारत को आया। क्योंकि अलेक्जेंडर जब भारत को आया तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अलेक्जेंडर अर्थात सिकंदर इंडिया के जो इंडियन कॉटन का जो व्हाइटनेस है, उसका जो सफेदी का चमकार है, उससे काफी अधिक प्रभावित था। शायद वो उसी लालच में भारत आया, क्योंकि अलेक्जेंडर के आने के बाद अलेक्जेंडर जब वापस गया इंडिया से तो यहां से वो कॉटन ले गया और ग्रीक में कॉटन को इंट्रोड्यूस किया। और इसी वजह से इस अलेक्जेंडर के आने के बाद से ही भारत और ग्रीक के बीच के कॉटन का व्यापार जो है काफी अधिक ग्रो कर गया। मतलब एकाएक शुरू भी हुआ और काफी एकाएक बूम कर गया। ग्रीक के व्यापारी भारत आते हैं, भारत से कॉटन लेते हैं और लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि उठा के ले जाते, खरीद के ले जाते थे। वो आते थे, यहां पर से कॉटन लेते थे, बदले में गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स हमें दे जाते थे और कॉटन लेते जाते थे। आगे जाकर के 300 बिफोर क्राइस्ट में ऐसा हुआ कि भारत के जो कॉटन थे उसका डिमांड चाइना में, पर्सिया में काफी बढ़ गया
और प्रोडक्शन लिमिटेड हो रहा था। कहां हो रहा था? पटियाला में, गुजरात में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, इन सभी जगहों पर कॉटन का खेती हो रहा था, लेकिन डिमांड पूरी दुनिया में। कैसे हो भाई काम? यहां तक कि जो ढाका है, वर्तमान बांग्लादेश का राजधानी, उस ढाका में सबसे बेस्ट क्वालिटी का कॉटन मिलता था, जिसे आवे रवा भी बोला गया है। कविता के उस पर कई सारी कविताएं भी लिखी गई। कहा जाता है, कहानी भी ये था कि एक चरवाहे का जो भेड़ था या बकरी था, जो भी था, वो कॉटन के खेत को चर दिया, जिससे उस ढाका के राजा इतने क्रोधित हुए कि उस चरवाहे को वहां से देश निकाला कर दिए। तो सोचो कि ना कॉटन का कितना वैल्यू रहा। यहां तक कि तुर्की, मुगल, ये सभी भी जब भारत आए, भारत में जब बसे, तो वो अपना भी छाप हमारे कॉटन पर डाल दिए। कैसे? कपड़ों के पैटर्न पर। आप कपड़ों के पैटर्न को देख करके ये पहचान सकते हो कि वो कपड़ा किस एरा से रिलेटेड है। अगर कपड़े पर प्योर हिंदू कंटेंट उकेरित है, छपा हुआ है, तो समझ लो वो 11वीं 12वीं सदी के लमसम का है, या तो फिर गुप्ताओं के टाइम पीरियड का है। लेकिन वहीं अगर उसमें इस्लामिक स्ट्रक्चर उकेरा हुआ है, इस्लामिक पेंटिंग बना हुआ है, तो इसका मतलब वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड का है, मुगलों के टाइम पीरियड का है। तो कपड़े बहुत कुछ बता देते हैं बंधु, कपड़े बहुत कुछ बताते हैं। कपड़े अपने टाइम के आर्ट एंड क्राफ्ट को बताते हैं, आर्ट एंड कल्चर को बताते हैं, अपने टाइम के लोगों के जीवन शैली, उनके विचार, व्यवहार, इन सभी चीजों के बारे में बताते हैं। तो साधारण व्हाइट कपड़े से लेकर के आज के समय का इस तरह का कोटेशन वाले टी शर्ट तक का या कपड़े तक का दौर यूं ही नहीं चला। काफी लंबी जर्नी तय करनी पड़ी है इस कॉटन को आज के इस कोटेशन वाले टी शर्ट तक पहुंचने में। आज बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन साइट हैं जहां पर आप अपना कस्टमाइज्ड टी शर्ट डिजाइन करवाते हो, अपना कोटेशन लिखवाते हो, जैसे मैंने लिखवाया, आप भी लिखवाते होगे। तो यूं ही नहीं हुआ, कई सारे प्रोसेस से, कई सारे दौर से और कई सारे इन्वेडर या किंग्स के रूलिंग से इस कॉटन के इवोल्यूशन को गुजरना पड़ा है। मुगल के टाइम पीरियड में इस कॉटन का डिमांड इतना अधिक बढ़ा, एक कॉटन का ब्लैक मार्केटिंग तक शुरू होता है। अकबर का शासनकाल जितना अपने विकास के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही कॉटन के ब्लैक मार्केटिंग के लिए भी है। 13वीं सेंचुरी में मार्को पोलो भारत आते हैं। वो मद्रास और चेन्नई में रहे और यहाँ के कॉटन की क्वालिटी से दंग रह गए। वो जब यहाँ के कॉटन को लेकर के फॉरेन कंट्री को गए, अपने ब्रिटेन को गए, यूरोप को गए, तो वहां पर ताबड़तोड़ डिमांड उठने लगा। सारे कपड़े मिल इसी रॉ मटेरियल का डिमांड करने लगे और जिसकी वजह से अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी काफी भारी मात्रा में मुनाफा कमाई। अगर आप देखो यहां पर इंडिया के कॉटन का प्रभाव यह पड़ा कि देश तक गुलाम हो गया। ये भारत का कॉटन ही था जिसके लालच में सारे यूरोपियन कंट्री भारत आए, चाहे वो पुर्तगाली हो, डच हो, या फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, नीदरलैंड वाले हो, ये सारे के सारे एक ही लालच में भारत को आए, यहाँ के कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल उठाना। यहाँ का कॉटन इतना सुपीरियर क्वालिटी का था। पुर्तगाली जब भारत आए तो यहाँ पर भारत में इंडियन कॉटन इंडस्ट्री स्टेब्लिश करते हैं और अगले 100 सालों तक भारत के कॉटन के व्यापार पर वो अपना अकेला मोनोपोली, हुकूमत यानी राज बैठाए रखे, किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं दिए। इनफैक्ट इंडियन कॉटन इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिए, क्योंकि यहां से वो रॉ मटेरियल उठा लेते, यूरोप बेच देते, यूरोप में उस रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता और फिर उसे भारत ला करके बेच दिया जाता। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ना ये जो कॉटन इंडस्ट्री था उस पर पुर्तगाली पूरी तरीके से अपना कब्जा कर लिए थे। भारत से सस्ते में कॉटन उठाते हैं, बदले में क्या करते हैं, यहां से कॉटन उठाते हैं, उठा करके वो चले जाते हैं अफ्रीका, अफ्रीका से गुलामों को उठाते वो यहां पर लेते आते हैं। यानी कॉटन के बदले गुलाम, एक्सचेंज पॉलिसी कर रहे थे। गुलाम वहां पे फोकट में उठाए, कॉटन यहां पर फोकट में उठाए, बदले में एक्सचेंज हो जाए गुलाम का। अफ्रीका पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में था, तो पैसे रुपये का कोई लोड नहीं पड़ता था। तो पूरी तरीके से ये कॉटन का ही खेल था, यह कॉटन का ही लालच था, जिसकी वजह से ना ही केवल भारत, इसके साथ साथ और भी कई सारे देशों को वो गुलाम बनाए जहां से वो अपना व्यापार कर पाए। ये कॉटन भारत का इजिप्ट, टर्की, चाइना, अरबी, पर्सिया, यूरोप, इन सभी जगहों पर फैला और धीरे धीरे पुर्तगालियों का मोनोपोली, उनका वर्चस्व डाउन होने लगा
और अंग्रेजों का पावर बढ़ने लगा इस कॉटन के बाजार में। और फाइनली अंग्रेज इस कॉटन के बाजार पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, भारत पे कंट्रोल कर लेते हैं। और सवाल है कि अंग्रेजों को भारत के कॉटन का क्या जरूरत पड़ गया? देखो पहले क्या था ना कि वो अमेरिका से कॉटन उठाते थे, अमेरिका से आराम से उठा रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, अमेरिका में सिविल वार हो गया 1861 में, और उस सिविल वार के जस्ट पहले 1813 में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, और उस औद्योगिक क्रांति में बहुत सारे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हुए। और इंडस्ट्री का दो ही डिमांड, एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा मार्केट, और दोनों ये डिमांड को फुलफिल करने वाला एक ही जगह, वो है भारत। तो एक तो इस कारण से वो भारत के कॉटन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, और दूसरा मेन कारण क्या था कि अमेरिका में जो सिविल वॉर शुरू हुआ तो अमेरिका से जो वो कॉटन लेते थे वो तो भैया हुआ बंद, तो एकमात्र रास्ता क्या बचा, भारत। अब भारत से ही कॉटन ले सकते थे, और इसी कारण से ये लोग अब भारत आने लगे, भारत से व्यापार करना पूरी जोरदार तरीके से शुरू कर देते हैं। गुजरात, कोंकण, दक्कन, ये सभी यहां इन सभी जगहों पर कॉटन का डेवलपमेंट होने लगा। यहां पर से कॉटन को वो दूसरी अपने कंट्री को ले जाना शुरू करते हैं। इनफैक्ट नो डाउट कॉटन की वजह से देश गुलाम हुआ, उस तरीके से कॉटन की वजह से देश आजाद भी हुआ है। अब आप बोलोगे कैसे? वो ऐसे, आप याद करो स्वदेशी आंदोलन, आप याद करो बहिष्कार आंदोलन, है ना, स्वदेशी, बाइकॉट, इसमें क्या किया गया, अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार किया गया। गांधी जी बोले कि कॉटन अपना उगता है, कॉटन लो, चरखा लो, चरखे में कॉटन से धागा बनाओ और धागे से फिर आप कपड़ा बुनो। वो बोले डायरेक्ट विदेशी चीजों का बहिष्कार कर दो। तो अंग्रेज यहां से कॉटन ले जा तो रहे थे, अपने मिल में कपड़ा बना तो रहे थे, लेकिन अब जब भारत बेचने को आए तो हम लोग तो अपना कॉटन तैयार कर लिए, अपना कपड़ा तैयार कर लिए, हमें जरूरत ही नहीं आपके कपड़े का, हम लोग तो बाइकआउट करने लगे उनके कपड़ों को, और अंग्रेजी कंपनियों को होने लगा घाटा। तो वो और अधिक परेशान हो गए, क्योंकि अंग्रेज भारत में थे क्यों, इकोनॉमी की वजह से, पैसे की वजह से। पैसा कैसे, यहां से माल बेचने की वजह से। अब वो बेचेंगे तभी ना जब यहां पे बिकेगा, कोई खरीदेगा, कोई खरीद ही नहीं रहा। हम लोग अपना बना रहे हैं, अपना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन ला दिए। तो ये कॉटन इसमें भी काफी योगदान दिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, बाइकआउट मूवमेंट, ये सारी चीजों में। इसी कॉटन के रास्ते ही अंग्रेज जो ड्रेनेज ऑफ वेल्थ कर रहे थे, यानी हमसे पहले सस्ते में कॉटन खरीदें, फिर उससे कपड़ा बनाकर हमें ही महंगे में बेचें। अब उनका ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का जो कड़ी था उसमें चल गया चाकू। ये तो और बात है, आखिरकार देश अपना आजाद होता है, इस कॉटन के जर्नी का सिलसिला आगे भी बढ़ता है, और आज के समय में 60 मिलियन भारतीय इस कॉटन के व्यापार में लगे हुए हैं। एग्रीकल्चर के बाद, खेती के बाद अगर कोई सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो कॉटन इंडस्ट्री करता है, जिसमें कॉटन प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल रिलेटेड सारे काम है, कपड़े बनाने से लेकर के बेचने तक, यानी कॉटन को ग्रो करने से लेकर के कपड़े बेचने और सिलने तक का सफर। काफी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि 70,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग गेन करता है, और ज्यादातर कॉटन जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, यानी दूसरे देशों को जो बेचते हैं, वो नवा सवा पोर्ट बंबई जो है स्थित, वहीं से बेचते हैं। बंबई जो है वो बेसिकली 1845 में उसे 60 टापुओं को मिला करके इस बंबई को बसाया गया था, और उस वक्त बेसिकली बसाया क्यों गया था, कॉटन इंडस्ट्री की वजह से। तो आप कह सकते हो कि ना कॉटन की जर्नी इंडस वैली सिविलाइजेशन के उजड़ने से लेकर के बंबई के बसने तक कॉटन ही कॉटन का दौर रहा है। तो कॉटन की कहानी में इतना ही। उम्मीद है आप सबको कॉटन का पूरा जर्नी समझ में आ गया होगा कि कैसे खेत में उगने से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के उजड़ने से लेकर के बंबई के बसने तक, और बंबई के बसने से लेकर के आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले इंडस्ट्री के बनने तक का पूरा कहानी आप सबों का उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इसको सबों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, और शेयर जरूर से कीजिएगा। शेयर कीजिए अपने सारे सोशल मीडिया ग्रुप में, ताकि और भी लोगों को कॉटन की कहानी पता चले। आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सपोर्ट करने का एकमात्र रास्ता यही है कि आप हमारे वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर करो। जितना अधिक शेयर करोगे उतना हमें सपोर्ट मिलेगा, और जितना सपोर्ट मिलेगा उतना बेहतर हम काम कर पाएंगे। और इस तरह से और भी अगर कुछ कहानी को जानना चाहते हैं तो लगे रहे हमारे साथ इस सीरीज में, और कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपका डिमांड क्या है, आप और किस तरीके का वीडियोज हमारे इस चैनल में देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।